प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था अपना वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, जिसमें कि हमने ये सीखा था कि हम अपने वेरिएबल्स को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, और डेटा टाइप को हम कितनी डेटा टाइप्स हमारे कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब आपका क्वेश्चन था कि किस डेटा टाइप की कितनी रेंज होती है, ये हम कैसे फाउंड आउट करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपका जावा का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, मैक्स टू मिनिमम। ओके, तो जैसे ही आपको जिस भी डेटा का डेटा रेंज जाननी है, लाइक मुझे इंटीजर का रेंज जानना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी इंटीजर डॉट मैक्स। एक सेकेंड, और ओके, जस्ट शेयर। तो आपका क्वेश्चन था कि हमें किसी भी डेटा टाइप का जो मैक्सिमम रेंज है वो कैसे वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल मैक्स वैल्यू लाना है, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे इंटीजर डॉट मैक्स। ये भी आपका जावा का इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। अब ये चीज तभी काम करेगी जब आपके पैकेजेस में क्या है, ये यूटिल डॉट स्कैनर इम्पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मैथ रेंज है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आपको बता देगी मैक्सिमम रेंज जो इंटीजर के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। जी, यहाँ पे अच्छा हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है, ये एंटर द नंबर वन के बाद है। सुना है रिसीवन कर दो, हम आपको चेंज करेंगे। ठीक है। और भी नहीं है, मैंने हम प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है। बताओ। तो ये देखो, जो इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यू जो आप स्टोर कर सकते हो, ये उसमें इसकी रेंज डिफाइन कर दी, और जो मिनिमम है उसके लिए सिंपल मिनिमम। अब जिस भी डेटा का आपको मैक्स या मिनिमम वैल्यू फाउंड आउट करना है, उसके लिए सिर्फ आपको उसका डेटा टाइप और साथ में मैक्सिमम वैल्यू, वो आपको उसकी स्पेसिफिक रेंज बता देंगे। इसलिए जब भी हम, ठीक है, तो ये आपकी आ गई मिनिमम वैल्यू और ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू।
तो रोशन, ये क्लियर है आपको रेंज का जो क्वेश्चन था कि आपको रेंज कैसे पता चलेगी कि मैं किस डेटा टाइप की कितनी रेंज वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ? इसलिए जब भी हमने देखा, जब भी हम अपने डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं या उसमें कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, तो मोस्टली लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ डेटा में हम क्या है, जो अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो मैक्स और मिन वैल्यू को यूज करके करते हैं, ताकि जो भी हमारा वैल्यू, जो भी नंबर हम स्टोर करने वाले हैं, वो इसी रेंज के स्पेसिफिक के अंदर हो। ओके। इज इट क्लियर रोशन? तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे बेसिकली अपने कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम कि हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप से देख लिया। अब हमें ये जानना था कि जो हम अपने प्रोग्राम से उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया आप अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा स्टोर कैसे कर सकते हो, उसको डेटा को डिफाइन कैसे करना है। नाउ अब उस डेटा से आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? यूजिंग द कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर लाइक इफ एल्स फोर। तो अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें भी टाइप्स होती हैं आपकी कि किस कंडीशन के बेस पे हम किस फ्लो स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। उसके लिए एक थोड़ा सा डीप में हम एक थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ओके। तो लेट्स टुडे अवर सेशन था, आज का था हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हम तीन टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। तीन टाइप्स हो गई आपकी डिसीजन मेकिंग, दूसरी हो गई लूप स्टेटमेंट, और तीसरी जंप। तो जब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर आपकी जो कीवर्ड्स आते हैं वो होती है इफ एल्स इफ और ये स्विच। अब इनका हम यूज कब करते हैं? जहां पे आपको ये डिसाइड करना हो, लाइक आपके पास कुछ कंडीशन दे दी है और आपको उस कंडीशन के बेस पे ये डिसाइड करना है कि मेरा रिजल्ट क्या परफॉर्म करना है। सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपके पास नंबर ऑफ 100 यूजर्स के लिस्ट है। उन 100 यूजर लिस्ट में मुझे उन यूजर्स के नेम चाहिए जिनकी जो एज है वो 20 से बड़ी है। ठीक है, 20 से ग्रेटर देन है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस है कि या तो यूजर की एज 20 से बड़ी होगी या छोटी। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे क्या है, आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है अपना प्रोग्राम सिर्फ इस तरह से काम चल जाएगा। आपको सिर्फ एक डिसीजन बनाना है, एक ब्लॉक लिखना है आपको कि अगर मेरा जो यूजर है वो 20 की इक्वल है, एज किसी की भी एज 20 है, तो मैं उसको अपने यूजर लिस्ट में प्रिंट कर लूंगा। और अगर वो 20 की एज में नहीं है यूजर की लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, उन यूजर को छोड़ते हुए चलेंगे। तो जब इस टाइप की कंडीशन हमारे पास आती है तो हम यूज करते हैं ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो कि जिसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्विच। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है जिस हिसाब से हमारी कंडीशंस बढ़ती जाए। दूसरी होती है आपकी लूप स्टेटमेंट। अब लूप स्टेटमेंट इस तरह से आप कह लो कि मैंने अभी जैसे हम रिजल्ट प्रिंट कर रहे थे, ऐसा आउट कोई भी कंडीशन मुझे कोई भी लाइन प्रिंट आउट कर रही थी, मैं हर एक के लिए ऐसा आउट लिख रही थी। अब सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया है कि यू हैव टू परफॉर्म द, आपको प्रिंट करने हैं 1000 नंबर ऑफ यूजर। तो क्या आप हर एक यूजर को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगा के प्रिंट करके फिरोगे? तो लूप स्टेटमेंट हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे आपको रिपीटिव काम, मतलब एक ही काम को बार बार रिपीट करना हो सेम मैनर में, तो वहां पे क्या है, हम लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं ताकि कंडीशन बेसिस पे या जो भी है, अगर हमारी कंडीशन प्रॉब्लम्स के अंदर देखेगी कि कंडीशन बेस पे हम अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट कैसे बना सकते। तो जब भी रिपीटिव काम में सेम मैनर में करना हो तो हम वहां पे यूज करेंगे लूप स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट आपकी वो होती है जिसके अंदर आपको, आपने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा। अब उस कोड के अंदर, सपोज ये आपका कोड है, अब इस कोड में मेरे एक कंडीशन, दो ब्लॉक्स चल रहे हो, उन दो ब्लॉक्स में कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मैं चाहती हूँ कि ये वाला लूप एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन ये कंपाइलर क्या है, वो तो अपनी लाइन बाय लाइन चलेगा। जैसे कि हमने देखा तभी पिछले वाले प्रोग्राम में कि मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो उसी एंटर द नंबर पे अटक गया था, वहीं पे स्टॉप हो गया था। पहले मुझे नंबर एंटर करना पड़ता, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेज पे जाता।
तो ऐसे प्रोसेस के लिए जब हमारे पास लॉजिक में डाउट हो कि हम चाहते हैं ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो कुछ कंडीशंस में, तो हम क्या है जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ब्रेक और कंटिन्यू ये दो कीवर्ड होते हैं। ब्रेक क्या करता है, आपके लूप के अंदर चाहे आपका कोड एग्जीक्यूट होना हो, वो कंडीशन अगर उसको सेटिस्फाई होगी तो वो उस लूप को वहीं फिनिश कर देगा। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू हमेशा लूप स्टेटमेंट के अंदर ही आपके यूज होते हैं, ये या फिर डिसीजन के साथ। ये अलग से इनकी हम यूज नहीं करते। ओके, तो सबसे अब आते हैं हम अपने इफ एल्स की तरफ। इफ एल्स का जो कोड है, एक हम पहले हम इसकी प्रैक्टिकल लिखते हैं, उसके बाद उसके फ्लो चार्ट को समझेंगे। ओके, अब इफ एल्स में क्या है, मैंने आपको जैसे कि कंडीशन बताई थी कि सपोज मैंने आपको नंबर दिया, आपको दो नंबर्स एंटर करने हैं और आपको बताना है कि वो यूजर जो है वोट देने के लायक है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि आप अपनी एज बताओ। ओके, तो इनपुट के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले स्कैनर क्लास। तो यहाँ पे हम स्कैनर क्लास बना लेते हैं। ठीक है, अब हम यूजर से इनपुट लेते हैं। उसके लिए पहले एक इन्फॉर्मेशन लिखा देते हैं, एंटर योर एज। ओके, अपना नंबर डिफाइन करते हैं। तो एज जो है यूजर की वो हम इंटीजर टाइप के लेंगे, इंटीज इक्वल टू जो हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट नेक्स्ट। अब ये क्या करेगी, ये एज जैसे ही एंटर जो एज आएगा प्रिंट, हम उसमें अपना एज वैल्यू यूजर से मांगे। अब यूजर, अब हम यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं कि अगर जो यूजर की एज है इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर वो 18 से बड़ी है या फिर 18 तक है, तो आप उसको बोल सकते हो दैट यू आर एलिजिबल टू बी। ओके, तो सिंपल सा हम क्या बोलेंगे, अब एल्स में अगर ये कंडीशन, अगर उसकी जो एज है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं की, तो ये क्या है, हमारा कोड अब आएगा नेक्स्ट ब्लॉक। अब ये क्या देगा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू बी। तो नेक्स्ट जोड़ दे दूसरा, इसमें पूछा एंटर योर एज, तो वी विल टाइप 23। ओके सॉरी, here will be a sign issue। एज इज ग्रेटर, हम जो यूजर की एज है वो 18 के इक्वल या 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस टाइप में 21, तो इसमें क्या क्या बोले, यू आर एलिजिबल टू वोट। एक ब्लॉक आपका तभी चलेगा जबकि आपने जो इस ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स हुआ आपकी कंडीशन, तो ये किस पे पहुंच गया, एल्स ब्लॉक पे। तो ये है आपका इफ एल्स का स्ट्रक्चर। तो सपोज आपने इसके अंदर आपको एक कंडीशन प्रोवाइड करनी ही करनी होती है, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो किसके पास जाएगा, हमारे इफ कोड के पास। अदरवाइज वो किसके पास गया, अगर जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे जो यहाँ पे ब्रैकेट चेंज किए थे, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन की क्या लेस देन लगा दिया था, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा एल्स ब्लॉक चला था क्योंकि वो कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं हुई थी। अब इसी तरह आते हैं, सपोज आपके पास मल्टीपल कंडीशन, ये तो हो गया कि सिर्फ हम एक ही डिसाइड कर रहे थे। अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है कि सपोज हमारे पास मार्क्स है। अगर मैंने लिख दिया कि इफ एल्स इफ,
जो यूजर की एज है वो 10 की इक्वल है या फिर 10 से छोटी है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? यू आर ए। तो यहाँ पे क्या है, अब हम एक साथ दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम उनको क्या है, एल्स इफ के अंदर अपनी लाइब्रेरी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा से चलाते हैं प्रोग्राम को, और अब एंटर करते हैं फाइल। ये क्या आ गया? यू आर है। इसी तरह से अब इफ एल्स अगर हम यहाँ पे हम एज्यूम करें कि यहाँ पे मेरे पास 10 to 20 कंडीशन है चेक करने के लिए, ठीक है। और वेरिएबल क्या है, दोनों का एज क्या है, हम अभी इनपुट ही चेक कर रहे हैं, एक ही टाइप का इंटीजर चेक कर रहे हैं। तो उस केस में इफ एल्स लिखना नेस्टेड बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए, इस एल्स इफ लैडर को अवॉइड करने के लिए हम क्या है, स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, स्विच आपका देखो, स्विच में एक कंडीशन है कि जब भी आप स्विच कीज का यूज कर रहे हो, वो जो आपका वेरिएबल है दैट विल बी द सेम। जैसे कि यहाँ पे जो है, अभी हम एक ही कंडीशन एज को ही चेक कर रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को चेक नहीं करते। और स्विच क्या करता है आपका, अब इफ एल्स के अंदर ना यूज करके हम अपने जो कोड है उसको केस में डिवाइड कर देंगे। एक केस हो गया हमारा वन, केस टू, केस, जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास कंडीशंस बनेगी उनको हमने केस में डिवाइड कर दिया। और सेम इफ एल्स की तरह अगर वो यस, अगर आपकी केस वाली जो कंडीशन है वो ट्रू मैच होती है, तो हम उसको क्या है, अपने कोड ब्लॉक के पास भेजेंगे। नो, अगर वो फॉल्स होता है तो उसके बाद क्या है, वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा, दूसरी तीसरी, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो एक होती है इसके अंदर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कोड होता है कि अगर सपोज नंबर ऑफ कंडीशंस लिखी हुई है, उन नंबर ऑफ कंडीशंस के बावजूद एक भी कंडीशन यूजर के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रही, तो हमने जैसे इफ एल्स के अंदर हम एक एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था, वैसे ही स्विच के अंदर हमारा होता है डिफॉल्ट कोड। ओके, लेट्स सी द प्रोग्राम ऑफ दीज। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा करें और एक हम लेते हैं, यूजर अपने मार्क्स एंटर करेगा और उस मार्क्स के बेसिस पे आपको हम उस मार्क्स का टोटल निकालते हैं, और उस टोटल का हम चेक करेंगे कि वेदर यूजर विल बी अ फेल और पास। ओके, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं एंटर, जो हमारी स्कैनर क्लास है, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, यहाँ पे ले लेते हैं एंटर और मार्क्स और इंग्लिश, दो तीन सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेते हैं, और फिर उनका सम निकाल के हम चेक करेंगे कि वेदर यूजर विल बी ए पास और फेल। ओके, एंटर योर मार्क्स बोल हिंदी, मार्क्स आउट, एंटर योर मार्क्स फॉर मैथ।
अब क्या करना है हमें इन सब का sum। एक वेरिएबल बना लेते हैं हम हम equals to जो हमारे मार्क्स होंगे जो भी यूजर ने एंटर किया है उन सबको हम ऐड करेंगे। मार्क्स मार्क्स मार्क्स। ओके। अब हम लेते हैं अपने स्विच पे। इस स्विच के अंदर हमने पास किया सब। स्विच का हमने syntax क्या है। ठीक है। कौन सी switch का अभी फिलहाल इंसर्ट में डबल करी बोर्ड पे जाएंगे। वो हमारा केस क्या है समथिंग हम ले लेते हैं अगर वहाँ पे हम मुझे एक एलसी दे सकते हैं स्विच वाला हम डिफरेंट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन के साथ वर्किंग करेगा। तो अभी आते हैं इस जो हमारा सम है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 के बीच में आता है हम सब और पास एंड और पे हम उसके बाद आते हैं एक और सम है वो बड़ा है
जगह पे क्या है, हम ग्रेड भी डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो। और एक हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक हो गया, अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे अपने मार्क्स दिए हमने। अच्छा, और उसके सम को भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें उसके टोटल मार्क्स पता चल जाए, तो हमने टोटल मार्क्स देख लेते हैं ना। चलो, हाँ। तो आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स, देखो उसके टोटल मार्क्स ये 90, और यहाँ पे क्या प्रिंट किया, यू आर पास, जो भी है वही कंडीशन। मैम इसमें तो आउटस्टैंडिंग आना चाहिए ना। हाँ, ये यहाँ पे ये साइन पे ना कंफ्यूज हो गई थी, एक सेकंड, ठीक है। जो सम है वो सम बड़ा है ना हमारा, तब ये वाली कंडीशन आपका चलेगा एल सिक्स ब्लॉक में। तो साइन है ना ये, इसमें तो यहाँ मैम पे पास होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, वो सिग्नेचर उसका हो गया होगा ये, ग्रेटर देन एंड लेस देन का। 20 से बड़ा जो भी नंबर है इसमें ये वाला ब्लॉक चला है। अब आपका कह रहा है 51 के इक्वल अगर ये हो जाता तो ये वाली कंडीशन आपको कभी काम करेगी ही नहीं। इसको हम चाहे तो इसको कर सकते थे। तो जो हमारा नंबर है वो 20 से लेस देन होता है, ये लेस देन और इक्वल टू है। तो तब जैसे ये आ गया आपका 300 से, तो यू आर आउट। वो अपने ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का ना, तो ध्यान से चेक कर लेना कि जैसे जो भी हमारा नंबर है वो इक्वल इसके एकदम परफॉर्म होना चाहिए। नहीं मैम, अगर इसमें 33 आ गया तो फिर तो क्या? होगा। अगर मैम किसी के टोटल मार्क्स अगर जैसे कि आपने कहा हाँ, कि 20 से अगर कम आए तो फेल है, हाँ, तो अगर किसी किसी के 33 आ रहे हो टोटल तो उसमें क्या प्रिंट होगा? हाँ। तो देखो 33 में आपकी कौन सी कंडीशन प्रिंट होगी? यस 50 से मैम। ये 50 से छोटा है वो। यहाँ पे जो 33 है, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी उसके लिए। ये वाली कंडीशन यही सब। ट्रू है ना, तो यू आर पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हमने एक नॉर्मल देखा है कि कौन सा ब्लैक ब्लॉक ऑफ कोड, हम पता है एक एक लाइन ऑफ कोड को देखते हैं, इसमें ये आपने सिंटेक्स की यहाँ पे भी लॉजिक को जो लगाया है, हम ब्लॉक की बात करें 33, अब ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड पे चल जाएगा। जैसे ही 33 को इसने चेक किया तो 33 क्या है, ऑलरेडी इसको 50 से छोटा मिला, तो ये कंडीशन क्या ट्रू हो गई। अभी हम यहाँ पे ये, अब आपको चेक करना है कि मुझे इस तरह से प्रोग्राम बनाऊं कि जो मेरा जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन हो। लाइक पहले मैं लेती 10 तक नंबर, ठीक है, वो 10 तक को चेक करता है, उसके बाद 10 के बाद जो हमारा 11 नंबर हुआ तो वहां से स्टार्ट करता। अभी मैंने रैंडम नंबर लिए हुए थे। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 10, तो ये वाला मेरा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद मैंने 20 तक के नंबर ले लिए, उसके बाद मैंने 30 तक के, मतलब ऐसे मल्टीपल ऑफ नंबर के लिए, तो ये कोड लाइन बाय लाइन। अभी बस ये देख रहे थे हम कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस ब्रैकेट के कोड के अंदर, मैंने ब्रैकेट के अंदर जो भी अपना एक्सप्रेशन लिखा है वो एक्सप्रेशन अगर मेरा ट्रू हो जाता है, तो उसके अंदर का, इसके अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है वही एग्जीक्यूट होगा आपका। ठीक है। ओके मैम। अब यहाँ पे अगर मैंने 10 कर दिया तो ये क्या है, जो भी सम होंगे, मतलब जो भी सम का नंबर होगा सिर्फ 10 तक के लिए ही चेक करेगा। 10 से अगर उसको कोई बड़ा नंबर मिलेगा
तो वो अगर यहाँ पे जो सम आ रहा होगा वो 10 से बड़े नंबर से आ रहा होगा, तब ये किसके पास चला जाएगा, इस वाले कोड के पास, 20 के पास। अगर इसको 20 से भी बड़ा नंबर मिलेगा, मतलब 20 तक, यहाँ पे मैंने जो ये साइन लिखा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ये 20 तक चेक करेगा टोटल नंबर ऑफ। ठीक है। अगर ये लेस देन होता सिर्फ यहाँ पे, तो ये सिर्फ 20 से जो भी मिनिमम 19 तक आपकी जो वैल्यूज थी उनको ही चेक करता। के बाद 20 के बाद अब ये वाले इस वाले कोड पे आएगा कि अब इसको देखो जो भी हो, अब ये 20 के बाद इसको जो भी नंबर मिलेगा ना, ये सबका आउटस्टैंडिंग। क्योंकि यहाँ पे लगी है 5, एक दो नंबर से दो। वर नोट ओके 41, 51 हमने है। यहाँ पे 51 से ग्रेटर लगा रखा है ना, तो 51 से अगर वो मिलेगा, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने बने 41, 51 से अगर उसको ग्रेटर देन नंबर मिलता, तब ये बोलता आउटस्टैंडिंग। इनमें से एक भी कंडीशन अब इसके लिए ट्रू नहीं बैठी, ना उसे 20 तक मार्क्स मिले ना 10 तक, उसको मिला जो नंबर 41, तो कौन सा ये आएगा आपका, यू आर नॉट एलिजिबल, एल्स ब्लॉक चलेगा जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ओके। तो आप हम जब भी इफ एल्स कोड रखते हैं ना, तो अगर आपका प्रोग्राम या आपके सिस्टम में ये गलत चीजें प्रिंट कर रहा है, तो हमेशा वो आपको एक्सप्रेशन चेंज करने की दिक्कत है कि आपका एक्सप्रेशन सही से डिफाइन होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये जो कोड है ये तो आपको ऑलरेडी वही प्रिंट करेगा जो कि इस कंडीशन पे बेस होगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो। जो भी ब्लॉक ट्रू होगा वो उसको प्रिंट करके दे देगा। अब देखो यहाँ पे जब हम फॉर लूप की बात करें, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, मैं ऐसा आउट बार बार प्रिंट कर रही थी। मुझे क्या है, यूजर से सिर्फ मार्क्स एंटर करवाने थे, तो यही सेम काम मैं फॉर लूप की हेल्प से भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे बनाती एक फॉर लूप इंटीजर। अब पहले हमें इनिशियलाइज करना होता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने दे दिया 1 से, और ये लूप मुझे कितने सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, हम कितने सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स ले रहे थे, तो मैंने क्या 4 तक चलेगा। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स मुझसे एंट्री पूछेगा, और उसके बाद हम चलाएंगे 5 प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे जो काम यहाँ पे कर रही थी मैं, अब इसको स्कोर करेंगे। ठीक है, आंसर मार्क्स। ठीक है, तो ये साथ में आई की वैल्यू होगी। अब यही सेम काम जो एक एक करके मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था, ये आपका सिंपल एक लाइन में होगा फॉर लूप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्ट है, अब इसको भी हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी, जो भी मार्क्स की वैल्यू आएगी, ये उनको साथ के साथ अपने सम में ऐड भी करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद एस आउट करके हम टोटल अपना जो सम है, अब ये देखो यहाँ पे ये जो मैंने इंट सम डिक्लेयर किया है, ये क्या है, ये जो सम है ऑलरेडी सिर्फ इस ब्लॉक के ही अंदर प्रिंट होगा। अगर मैं इसको बाहर प्रिंट करूंगी तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा लोकल वेरिएबल सिर्फ ब्लॉक ऑफ, जो हमने अब बात की थी कि हम किसी कोड के अंदर या किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, लोकल वेरिएबल। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस इंट सम को, मैंने इनिशियलाइज किया 0, और यहाँ पे अब इसको हमने बना दिया, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो अब जो भी सम की वैल्यू होगी वो उसमें ये वैल्यू ऐड करता जाएगा। ओके। अब
ठीक है, तो जो हमने ये स्टैटिक इनपुट ले रहे थे अभी बस उसको कमेंट किया है, बाकी सब हमारा ये जो कंडीशन है वो सेम चलेगी। यस मैम। वेरी क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा इनपुट है एंटर मार्क्स 1। देखो अब ये मैम सेम मार्क्स में कोड अब, 45 ही आ रहा हाँ है। ठीक है, ये तो ये सब सब ठीक है। अब टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है, पहले हमारा ऑपरेटर आता है उसके बाद। तो इसने क्या किया, ये जो भी सम के अंदर पहले वैल्यू क्या थी 0, जैसे ही मार्क्स में फर्स्ट वैल्यू एंटर हुई उसने वो 0 के अंदर क्या है इस सम को अपडेट कर। तो ये जो इंस्टांस वेरिएबल है ये साथ के साथ आपका अपडेट होता चलता है, ठीक है। तो इसने जो सम की वैल्यू प्रिंट की है वो यहाँ से नहीं, वो वैल्यू अपडेट होकर किसके पास गई, इस वाले सम की मेमोरी के पास, क्योंकि मेमोरी के अंदर तो ये सम ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस सम के अंदर जो भी वैल्यू है वो इसने क्या है यहाँ पे आके आपको प्रिंट करके दी, ठीक है। इस फॉर लूप पे कोई दिक्कत है रोशन? नो मैम। तो यही था अभी, ये बेसिक लूप है कि अभी अभी बेसिक लूप से हमने स्टार्ट किया था नॉर्मल कंडीशन कि इफ एल्स का हमारा कैसे वर्क करता है फोर के अंदर। अब हम फॉर लूप के अंदर भी चाहे तो इफ एल्स कंडीशंस लगा सकते हैं कि कई बार हमारी कंडीशंस जो है, जो हम चाहते हैं कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस के नहीं लेने चाहिए तो फॉर के अंदर हम नेस्टेड इफ एल्स लूप कैसे यूज करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे, जिसमें जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन होते हैं ना और इंटरव्यू में जो हम लेटर से करते हैं वो देखेंगे। तो जब भी इंटरव्यू की बात होती है तो मेनली फॉर लूप और इफ एल्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ओके। अगर आपको बेसिक प्रोग्राम में लॉजिक बनाना आता है, तो अगर आपको पता है कि आपका जो मैथ या कोई भी मैंने प्रॉब्लम किया वो लॉजिकली कैसे सॉल्व होगा, तो उसको प्रोग्राम में लिखना आपके लिए इजी है, क्योंकि आपको उस प्रोग्राम में ये फाइंड आउट करना होता है कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा कौन सा लूप मेरे लिए प्रेफरेबल रहेगा या मेरी कौन सी कंडीशन मैच होगी, ओके। ओके मैम। तो अभी आपका छोटा सा टास्क है, ज्यादा बड़ा मैंने दे दी आपको, सिर्फ प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड आउट द यूजर से नंबर एंटर इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वेदर इट इज इवन और ऑड, ओके मैम। ओके। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम? नो मैम। ओके, so shall we end it for today? यस मैम। Oh, thank you for listening.